नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर के स्टेनो को लेकर के टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो करा रहे थे, परंतु कमेंट में देखने को मिला था, अंकुल जी ने कहा था कि प्रीवियस ईयर भी करा दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसीलिए आपके जो भी कमेंट में सुझाव आते हैं उन पर वर्क करते हैं, प्रीवियस ईयर लेकर के आए हैं। इस चीज को समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर कमेंट में अंकुल जी ने कहा था कि 2019 और 2022 और 19 में ही पेपर हुआ था, परंतु ये जो 2023 का आप यहाँ पर पेपर देख रहे हैं 2 अप्रैल 2023 का, ये एक्चुअल में हुआ था ग्रुप डी का पेपर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सी लिखा हुआ है, तो ये मिसप्रिंट है। इस चीज को मैंने इसलिए पहले नहीं करेक्ट किया, मैं आपको बता दूं, तो ये ग्रुप सी का पेपर नहीं है, ये ग्रुप डी का पेपर है, वो भी मेंस वाला। क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी में दो पेपर होते हैं, एक पेपर होता है प्री करके और एक होता है मेंस करके। तो जो मेंस वाला पेपर था वो 2023 में हुआ था, और जो प्री वाला पेपर था वो 2022 में हुआ था। तो अभी हम 2023 का वो मेंस वाला पेपर देख रहे हैं, ग्रुप डी का। ये चीज को भी दिमाग में क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर जो हम पेपर करा रहे हैं, ये सभी को सारी चीजें याद भी करनी है। ऐसा नहीं कि डी के लिए करा रहे हैं तो सी के लिए नहीं है, क्योंकि वही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही पेपर करा रहा है। तो यहाँ तक इससे रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, चाहे आप स्टेनो का पेपर भी दे रहे हो, तब भी आपको ग्रुप सी डी के सारे पेपर प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाने हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हम यहाँ पर जो पोर्शन वाइज है वो क्वेश्चन कराएंगे, आज केवल जीके जीएस वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे हिंदी और मैथ ऐसे करके सारे पोर्शन कराएंगे। तो सोचिए, 1 और 2 को मिलान करना है, भाई का पुत्र, पत्नी, पुत्री, पिता करके, और पिता, भतीजी, भतीजा, भाभी, सिस्टर इन लॉ करके है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन होगा, जिसमें अगर आप मैच करेंगे तो जो भाई का पुत्र है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम भतीजा कहेंगे, और भाई की पुत्री अगर है तो उसे हम भतीजी कहेंगे। तो सीधे सीधे आपने मिलान कर लिया, ए का थर्ड और सी वाले का सेकंड। भाई की जो पत्नी है उसे हम भाभी कहेंगे, यानी सिस्टर इन लॉ, यानी बी का फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। और भाई के जो पिता है उसे हम पिता ही कहेंगे। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि विभिन्न देशों के मध्य अंतः संसक्ता में वृद्धि करके वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो अंगीकार करने के फलस्वरूप इनमें से क्या जो है वो सही होगा। उत्पादक जो है उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या कम हो गई है। आंसर आपका पहला, यानी उत्पादक जो होंगे उनके मध्य प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ जाएगा। विभिन्न देशों के मध्य अगर अंतः संसक्ता और करके वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अंगीकार करने के फलस्वरूप उत्पादक जो होंगे उनके मध्य कंपटीशन बन जाएगा। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कई प्रभाव और परिणाम सामने आए हैं। ये प्रभाव आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकते हैं। आप इस चीज को समझिए ना, कि जैसे हम अपने देश में किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर एक हम अलग अलग कंट्री के जो भी, लाइक एक एग्जांपल चाइना का हो गया, वहां से भी हम अपना एमओयू साइन कर लेते हैं, वहां से वो चीज सस्ती आ रही है, यहाँ से वो चीज महंगी बन रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपटीशन ही तो क्रिएट होता है। वही तो यहाँ पर बात किया गया है कि विभिन्न देशों के मध्य अगर आप अंतर संसक्ता करते हैं तो उससे कंपटीशन क्रिएट होगा उत्पादक जो होंगे उनके बीच। अगला क्वेश्चन, भारत में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, कहाँ पर आरक्षित हैं वो आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आया है 2023 में अप्रैल महीने में, तो उस आधार पर इसका आंसर पंचायती राज संस्थाओं में सही होता है। पर अब लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग लोकसभा में भी जो सीटें हैं, 1/3 की जो बात हो रही है, आरक्षण को लेकर के बात हो रही है, ये भी इसमें तो आ गया है 106वें संविधान संशोधन में, 106 नंबर वाला, यानी इसके आंसर दो आपके यहाँ पर सही होंगे। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश भर के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण को अनिवार्य किया गया है। और 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं और परिषदों में भी 33% आरक्षण का प्रावधान मिल गया है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में तो है ही है, और पहले जो था वो पंचायती राज संस्थानों में था। तो अब आपका आंसर इसीलिए इनमें से एक से अधिक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, उनमें ऑप्शन में नहीं है, उसमें पुराने अपडेट के अकॉर्डिंग पूछा गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। पादप की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लौह चूर्ण और बालू का मिश्रण, जल का हिमांकन, या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में आपको क्या देखने को मिलता है, कि भौतिक परिवर्तन में आप उस परिवर्तन को रिवर्स कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पर आंसर क्या होगा, केवल और केवल बी, यानी कि आपका लोहे में जो जंग लगना है ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो है। बाकी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी कि पदार्थ की रासायनिक संरचना जो है वो आपकी बदलती है और नए पदार्थ बनते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लौह चूड़ बालू का मिश्रण, जल का हिमांकन, ये जो बाकी ऑप्शन दिए रखे थे ये सभी भौतिक परिवर्तन है। और जो पेड़ पौधों की वृद्धि है ये भी एक अच्छा ऑप्शन में है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से किस सड़क सुरक्षा संकेत चिन्ह से आगे विद्यालय है इसका निरूपण होता है। ये 4 संकेत दे रखे हैं। आंसर की बात करेंगे तो बी वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे स्कूल है, आप अपनी जो गाड़ी की रफ्तार है उसको एक नियंत्रण में रखें। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने के सबसे उचित कारण की पहचान जो है वो आप कीजिए। तो परिवर्तनशील विनिमय दरों को पुनः स्थापित करना, संयुक्त राज्य अमेरिका को महाशक्ति के रूप में मान्यता देना, एशियाई देशों को आर्थिक पुनरुत्थान में सहायता करना, आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण नियोजन का परिरक्षण करना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसमें आयोजित किए जाने के सबसे उचित कारण में औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थायित्व को प्रदान किया जाए, पूर्ण नियोजन का परिरक्षण किया जाए। और इसी सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 तक अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित किया गया था। इसमें 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका जो मेन कारण था वो था कि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बाद आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास को सुविधाजनक बनाना, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और रोजगार के अवसर पैदा करना, राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीयकरण करना और बंद बाजारों और आर्थिक युद्ध की पुनरावृत्ति से बचना। तो ये इसके प्रमुख कारण जो है वो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र है। उद्योग, खनन, कृषि या विनिर्माण में कृषि आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र। बाकी इसमें बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में तो प्राथमिक या कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा श्रम साध्य क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग 45% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य से रोजगार प्राप्त करती है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र इसकी हिस्सेदारी आपको 17.7%, 27.6% और सेवा क्षेत्र की 54.7% है। तो ये क्रम आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र आपका होगा। अगला है 19वीं सदी में भारत से कराबद्ध असंगठित श्रमिकों के प्रयास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। उन्हें अपने गृह प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा था, निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, नए क्षेत्रों में आरामदेह जीवन निर्वाह करने की उत्कंठा, या फिर उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी का आश्वासन दिया जा रहा था। तो आंसर निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता हो जाएगा। निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता 19वीं सदी में भारत से कराबद्ध असंगठित श्रमिकों के प्रयास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम नॉर्मल पढ़ के चले जाएं, तो ऐसा कोई नॉर्मल क्वेश्चन अभी तक तो आपको देखने को इसमें नहीं मिला है। अगला है 1789 से पहले फ्रांस में किस सरकार का राजनीतिक तंत्र जो है वो देखने को मिलता था। तो आंसर की बात करेंगे निरंकुश शासन तंत्र, जिसको हम तानाशाही भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। तो 1789 से पहले फ्रांस में निरंकुश राजशाही तानाशाही था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था। राजवंश और अधिकार असमान रूप से वितरित थे। उच्च वर्ग के लोगों को ज्यादा अधिकार जो है वो मिले थे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और सही मिलान करना है। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझा की गई शक्ति, विभिन्न स्तरों पर सरकार के मध्य साझा की गई शक्ति, विभिन्न सामाजिक जो समूह है उनके द्वारा साझा की गई शक्ति, और 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई शक्ति। और इस तरीके से ऑप्शन है, और नीचे आपको ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आपको सही मिलान करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका सही मिलान आमने सामने इस प्रकार से होगा कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके मध्य जो साझा की गई शक्तियां हैं वो शक्तियों का पृथक्करण होता है। सरकार के जो विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। विभिन्न स्तरों पर सरकार के मध्य साझा की गई जो शक्ति है वो संघीय सरकार कहलाएगी। विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा साझा की गई शक्ति, सामाजिक समूह में बहुलवाद आ जाएगा। और 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल की जब बात होगी तब तो आपको पता ही है गठबंधन की सरकार, जैसे कि आपको देखने को भी मिला था अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए थे, जहां पर
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब गठबंधन की सरकार देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग मानव नेत्र में, आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स बेस्ड के क्वेश्चन। अब 11 से आप देखिए तो थोड़ा साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। आंख का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा का विनियमन और नियंत्रण करता है? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका आयरिस सही होगा। कई लोग रेटिना लगा देते हैं, तो परितारिका या आयरिस की बात करें, वो भाग जो कि आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपको थोड़ा सा अगर ट्रिक से जोड़ना है तो यहाँ पर हम कहते हैं ना, प्रकाश आई कि नहीं आई। ऐसे तो लाइट के लिए कहते हैं ना कि लाइट आई कि नहीं आई, तो आई से जोड़ सकते हैं कि जब भी आंख में प्रवेश की बात करेगा तो आई वर्ड याद करिए, आयरिस, उससे आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि रेटिना में तो इंग्लिश में टर्म में कोई आई का रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर आगे बात करें, आयरिस एक पतली झिल्ली होती है जो पुतली को नियंत्रित करती है। आयरिस की डायलेटर और स्फिंक्टर मांसपेशियां पुतली के आकार को समायोजित करते हैं। आपने देखा है ना कि जब सामने से कोई लाइट पड़ती है या अंधेरा होता है तो आपकी जो आंखों का साइज होता है वो भी तो आप सिकोड़ लेते हैं, फैला लेते हैं, तो वो भी आप देखते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तृतीयक क्षेत्र के कार्यकलापों की पहचान कीजिए। कॉल सेंटर का कर्मचारी, वकील, मछुआरा, साहूकार, कृषक। और नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से सही होंगे। आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सही होंगे। ए में आपका जो कॉल सेंटर की कर्मचारी है वो, बी में आपका वकील और डी में आपका साहूकार, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये तो आपको जरूर पता ही होना चाहिए। और ये अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र है जो कि वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं की आपूर्ति पर जो है वो ध्यान केंद्रित करता है। अब ए वाले ऑप्शन में कॉल सेंटर के कर्मचारी क्या करते हैं, कॉल पिकअप करते हैं, आपको सेवा देते हैं। इसी प्रकार वकील में भी आप देखेंगे तो आपको जैसे एफिडेविट बनवाना है, सब क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। और इसी प्रकार साहूकार भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो कॉल सेंटर का कर्मचारी, वकील, साहूकार परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, भंडारण आदि तृतीय क्षेत्र के कार्यकलाप में आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और ये प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के लिए उपयोगी सेवाएं देता है। अब देखिए यहाँ से कंप्यूटर का एक क्वेश्चन स्टार्ट है। मेमोरी की निम्नलिखित इकाइयों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में बात की गई, अवरोही मतलब बड़े से छोटा, यहाँ पर क्या है छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर एमबी, जीबी, किलोबाइट यानी केबी, पेटाबाइट और टेराबाइट इस तरीके से दिया गया है। तो कौन सा क्रम सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी यानी कि सबसे पहले आपका आएगा किलोबाइट जिसको हम कहते हैं केबी, उसके बाद आपका आएगा ए यानी कि एमबी, उसके बाद आपका आएगा बी यानी कि जीबी। जीबी आप सभी लोग जानते हैं, एमबी भी जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जैसे जियो फोन वगैरह में जियो का रिचार्ज कराते हैं उसमें जीबी मिलती है, 1.5 GB 2 GB, उससे छोटा होता है एमबी, और उस एमबी में भी जाकर के और नीचे जाएंगे तो केबी। उसके बाद ई आपका आएगा यानी कि टीबी, टेराबाइट। अगर आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो आपको पता होगा हार्ड डिस्क जो होता है वो टेराबाइट के फॉर्म में देखने को मिलती है। या आपका लैपटॉप भी होगा तो उसमें अगर 1000 GB हार्ड डिस्क के रूप में होती है तो उसको हम 1024 वैसे इसके बराबर होती है, परंतु आपको हार्ड डिस्क वगैरह देखने को मिलती है टीबी में। और उसके बाद होता है पेटाबाइट, जो तो ये आप पीबी करके लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? ऐसे कोई खड़ी ढलान है और मिट्टी का कटाव हो रहा है तो झूम खेती कर देंगे, शेल्टर बेल्ट यूज करेंगे, घास पतवार से ढक देंगे, या सीढ़ीदार खेती करेंगे? आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार कृषि। तो खड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है वो सीढ़ीदार खेती है। सीढ़ीदार खेती में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ी नुमा संरचना बनाई जाती है जिससे मिट्टी के पोषक तत्व और पौधे ढलान से जो है वो नीचे नहीं जा पाते। बस यही सबसे मेन कारण है कि जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं, पौधे वो ढलान से नीचे नहीं जाते। भारत में सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश आदि जगहों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल शब्द को जो है वो चुनिए। चावल, गेहूं, मक्का या नारियल, कौन सा इनमें से जो है वो अलग है, वो आपसे पूछा गया है। वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आगे जो भी पेपर सॉल्यूशन कराएं वो आप तक पहुंचता रहे। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा और लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा, मोटिवेशन मिलता रहे। शेयर कर सकते हैं, शेयर भी करते रहिएगा। अच्छा, जो पीडीएफ देख रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा टारगेट रख लेते हैं, 200 लाइक का। जैसे लाइक कंप्लीट होंगे ये पीडीएफ आपको भेज देंगे हम टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक सभी लोग जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। तो बेमेल शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा नारियल। विकल्प चावल, गेहूं, मक्का, अनाज। लेकिन नारियल जो है वो आपका क्या है, नारियल आपका फल है और बाकी सब आपके क्या है, अनाज है। तो अनाज और फल के आधार पर इसको अलग किया गया है। अगला है, निम्नलिखित घटनाक्रम को जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। गांधी जी ने दांडी जो नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था।
दूसरा आपका है सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है इसका आरंभ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा इसमें से सही क्रम होगा? नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा हम लगभग 5-10 सेकंड आपको भी देते हैं सोचने के लिए। तो सी ऑप्शन सबसे पहले होगा, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपको 1919 में देखने को मिलता है, 13 अप्रैल को देखने को जो है वो मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ, जो कि आपको 1920 में देखने को जो है वो मिलता है। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद आपको डी ऑप्शन देखने को मिलेगा, चौरी चौरा की घटना, जो कि हुई थी 4 फरवरी 1922 को। मैंने बताया कई बार आपको कि 4 फरवरी भी तारीख देखने को मिलती है और कहीं कहीं आपको 5 फरवरी की तारीख भी देखने को मिलती है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं और 1922 जो है वो चौरी चौरा घटना हो जाएगी। और उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ये आपको देखने को मिला था 1930 में। और जो सबसे लास्ट में आएगी घटना वो कौन सी आएगी? वो आएगी आपकी दूसरे गोलमेज सम्मेलन को लेकर के, जो कि आपको देखने को मिला था 1931 के आसपास। क्योंकि आपको पता है तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो 30, 31, 32 इसी रेंज में आपको देखने को मिल गए थे। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। नीचे आप देख भी लीजिए एक्सप्लेनेशन भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में महात्मा गांधी जी, खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत कमेटी ने, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा जो स्थान है वहां पर, और महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। तो ये आपको सारा क्रम याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? वन, रक्षा, मुद्रा या कृषि? आंसर आपका यहाँ पर वन जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के कुछ विषय वन, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, विवाह, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, आपराधिक कानून आदि से संबंधित होता है। ये जो लास्ट में नाम देख रहे हैं ना समवर्ती सूची के विषय, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह या किन समूहों से खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है वो होता है? घास गाय, हाथी, घास हिरण शेर, घास टिड्डा मेढक सांप, घास बकरी और मानव। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है इस तरीके से कि केवल डी, केवल ए, बी या बी, सी और डी खाद्य श्रृंखला बनानी है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर होता है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि बी वाला, इसके अलावा सी वाला और इसके अलावा डी वाला। अब यहाँ पर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला घास, बकरी और मानव से मिलकर के बनती है। इसमें आपको क्रम भी समझ में आना चाहिए कि बकरी जो है वो घास पर डिपेंडेंट है, मानव बकरी पर डिपेंडेंट है, इस तरीके से। तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के बीच भोजन संबंध को दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में हरित पादप उत्पादकों से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है। और ऑप्शन ऊपर एक से ज्यादा सही थे, परंतु डिस्क्राइब केवल डी ऑप्शन को किया गया। इस चीज को भी यहाँ पर देख लीजिएगा कि बाकी भी हैं घास, टिड्डा, मेढक, सांप, ये भी आपका खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन में केवल घास, बकरी और मानव की बात की गई थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, जॉयस्टिक, प्लॉटर, मेमोरी डिस्क, मेमोरी स्टिक। और इस तरीके से पूछा गया ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ए और ई करके। आंसर की अगर बात करते हैं तो कौन नहीं है? हार्ड ड्राइव तो है ही, जिसमें आप स्टोरेज करते हैं। उसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क भी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी कहते हैं। आप जितनी मूवी पिक्चर देखते हैं सीडी देखते हैं, डीवीडी देखते हैं। जॉयस्टिक जो होता है वो जो गेम वगैरह खेलते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। प्लॉटर भी आपका नहीं होगा और मेमोरी स्टिक तो होगा, यानी सी और डी एक ऑप्शन है जो कि आपका भंडारण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज नहीं किया जाता है। बाकी हार्ड ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी स्टिक, पेन ड्राइव, ये सब स्टोरेज डिवाइस के उपकरण है। अगला है बहुप्रचलित नृत्य रूप कथकली इनमें से किस राज्य में देखने को मिलता है? तो सभी को पता होगा कि केरल राज्य। का से कथकली, का से केरल, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से देखिए तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, बीच में ही दे दिया है। रीजनिंग स्टार्ट नहीं है अभी, रीजनिंग से पहले 25 तक आपके सारे जीके जीएस हैं, तो ये क्वेश्चन अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि रीजनिंग अलग से कराएंगे। 22 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या राजस्थान? आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। और जनसंख्या घनत्व के मामले में वैसे तो आपको पता है कि बिहार पहले नंबर पे है और
घनी आबादी वाला राज्य और जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और केरल का नाम आता है। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करते हैं बिहार को लेकर के, तो बिहार का 1106 है। पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा है, पहले नंबर पे है, टॉप में जो भी है तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। जैसे यहीं पर देखिए तो बिहार का ऑप्शन में नहीं दिया गया, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है वो दे दिया गया, नहीं, दूसरे और तीसरे नंबर में पश्चिम बंगाल और केरल का आता है, यानी दूसरे नंबर वाला पश्चिम बंगाल दे दिया गया, तो इसलिए टॉप 3 तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का में सबसे अधिक वर्षा होती है? गुवाहाटी, सिलचर, मासिनराम, चेरापूंजी। आंसर आपका मासिनराम जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। मेघालय के अंतर्गत ये आपका जो है वो पड़ता है और दुनिया का सबसे नम इलाका माना जाता है। मौसिनराम में सालाना औसत लगभग 11,873 किलोमीटर वर्षा जो है वो होती है। अगला, हमारे राष्ट्र में अनेकता में एकता का समारोह उत्सव मनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? एक भारत प्रथम भारत, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आंसर यही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 140वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की थी। 25 नंबर क्वेश्चन जीके जीएस का आखिरी होगा, इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा लास्ट वो हम आपसे पूछेंगे। तो ग्रामीण और पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है? पंचायत खेल अभियान, प्रखंड पंचायत युवा क्रीड़ा अभियान, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। तो देखा आपने योजनाओं से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको योजनाएं भी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ग्रामीण और पंचायत स्तर पर खेल अवसंरचना बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय की पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना लागू की गई। इस योजना को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे भी, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आप बताइएगा। और इसी पेपर से पूछ रहे हैं, इसका आगे वाला पोर्शन हिंदी वाला पोर्शन है ना, वहां से पूछ रहे हैं कि वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पदबंध, पद, सार्थक शब्द या निरर्थक शब्द? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसके अलावा जैसे आपने सुझाव देखने को मिला था, स्टार्टिंग में हमने आपको एक कमेंट दिखाया था प्रीवियस ईयर को कराने को लेकर, इसी प्रकार का अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी अवश्य बताइएगा और चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि ये जो हमने टारगेट रखा है 200 लाइक का, जैसे कंप्लीट हो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।